नमस्कार दोस्तों। और हमारा जो टॉपिक था संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र वो कंप्लीट हो गए हैं और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, है ना। जो लगातार 6-7 क्लास लग सकती हैं उनमें नागरिकता जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा क्लास? टॉपिक नागरिकता। नागरिकता सिटीजनशिप, ठीक है। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। अब इसमें क्या होता है? नागरिकता तो एक अलग अलग होती है। कई देशों में दोहरी नागरिकता होती है, कई देशों में एकल नागरिकता होती है ना। भारत के अंदर एकल नागरिकता है और अमेरिका जैसे देशों के अंदर डबल नागरिकता है, यानी कि दोहरी नागरिकता है। राज्य के लिए एक अलग नागरिकता है और केंद्र सरकार होते हैं उसके लिए अलग नागरिकता है। यानी कि जो एक राज्य को उनको एक नागरिकता मिलेगी और जब वो केंद्र की जब साइड जाएगा या दूसरे राज्य में जाएगा तो उसको राज्य मतलब कि परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे कि हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे एक भारत का नागरिक है तो वो तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक कहीं भी रह सकता है। इसमें किसी प्रकार की मतलब कि कोई भी परेशानी नहीं होती है। अब पहले देखते हैं नागरिकता। जो नागरिकता का जो जिसमें चर्चा की गई है ना, जिसमें वर्णन किया गया है, जिसके अंदर बात की गई है कि हाँ नागरिकता के जो संबंधित जो भी अनुच्छेद होते हैं वो कहाँ पर दिए गए हैं और कितने अनुच्छेद हैं वो बात करते हैं। पहली बात है जो हमारी वो नागरिकता है वो कौन से भाग के अंदर है। ये वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। जो हमारा ये भाग है संविधान का भाग 2। संविधान का भाग 2 है ना। अब इसके अंदर क्या है? संविधान के भाग के अंदर 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक मतलब कि नागरिकता के संबंधित वर्णन किया गया है। 2 में 5 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया। अब किस किस को नागरिकता मिलेगी, नागरिकता कैसी मिलेगी, किस प्रकार मिलेगी, ये सारी की सारी बात इसमें की गई है। और नागरिकता के जो परिभाषा है ना, वो सीधी सीधी परिभाषा ये है कि व्यक्ति और राज्य के बीच में अंतर संबंधों का जो अध्ययन होता है। यानी कि जो व्यक्ति और राज्य दोनों के बीच में अंतर संबंध होते हैं और व्यक्ति अपने राज्य के प्रति निष्ठावान रहता है और राज्य होता है जो राज्य सरकार होती है वो अपनी जनता के प्रति, है ना, जनता के प्रति कल्याणकारी योजना करना, कार्य करना, कानून व्यवस्था लागू करना और सभी प्रकार के अधिकार देना। ये सारी क्या होती है मतलब कि तीनों प्रक्रिया एक साथ होती हैं जिसमें इन तीनों का वर्णन होता है उसे हम नागरिकता कहते हैं। पहली व्यक्ति एवं राज्य के बीच में अंतर संबंध होते हैं और जिसमें व्यक्ति है वो राज्य के प्रति निष्ठावान रहता है और राज्य है वो व्यक्ति के लिए कल्याणकारी योजना मतलब कि निकालता है और वहाँ पर जो वोट देने का अधिकार देता है और मौलिक अधिकार देता है ना, जो और जो कर्तव्य के बनते हैं वो भी देता है। सारी तरीके जब ये देते हैं और नौकरियों के अंदर समानता देता है तो उसे हम क्या कहेंगे? नागरिकता कहेंगे। यानी कि जो भारत का एक नागरिक है ना, वो सदस्य है भारत का, उसे हम नागरिक कहेंगे। ये बात आगे समझ में। नागरिकता कैसे कहते किसे हैं? सिटीजनशिप, यानी कि सिटीजनशिप किसे कहते हैं आगे समझ में, आगे देखते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? अब बात तो 5 से लेकर 11 तक की है कि हाँ भी संविधान के संबंधित इतने कानून हैं, इनके माध्यम से ये जो 6 कानून है इनके माध्यम से तय होगा, है ना, कि भारत का नागरिक कौन होगा और किस प्रकार नागरिकता मिलेगी। वो सारी की सारी बात दी गई है। लेकिन इसमें से 4 इंपॉर्टेंट है, 5, 6, 7, 8, 9, है ना, 8 तक। अब इसके बाद 10 से 11 की इतनी विशेष बात नहीं है, लेकिन वो एक उनकी जो चर्चा करता है, उनका जो वर्णन करता है कि उसका बाकी इन सारा कानूनों का वर्णन करता है कौन? 10 से 11 ना, ये बात। अब इसके 5 के अंदर क्या बात कही गई है? अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 5 के अंदर 5 के अंदर बात ये कही गई है कि संविधान के प्रारंभ होने तक, है ना,
संविधान के प्रारंभ होने तक वह व्यक्ति जो भारत के अंदर था, है ना, भारत के अंदर शामिल था, भारत का सदस्य था, वहाँ पर खेती करता था, वहाँ पर रहता था या कुछ भी कार्य करता था, संविधान लागू होने से पहले या संविधान लागू होने तक, तो वो क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक। यानी कि अधिवास के आधार पर, क्या है? अधिवास के आधार पर। आई बात समझ? इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं ना। संविधान के लागू होने तक भारत में अधिवास के आधार पर। आगे समझे अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 ये कहता है कि जब संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले या उस दिन वो भारत में रहता था, है ना, और दूसरी भाषा में देखा जाए तो अधिवास के आधार पर, यानी कि जो हमारा संविधान मतलब कि 26 को लागू हुआ था, उस समय वहाँ पर खेती कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 5 का कहता है, हमको समझ में नहीं आया, ये बात नहीं है ना, ये बात आगे समझे आधार पर। अब इसमें क्या होता है ना, अब इसमें बात अगला जो है वो अनुच्छेद 6 है ना। अब इसमें बात ये है, पाकिस्तान से भारत में आने वाला नागरिक कोई भी सदस्य है ना, पाकिस्तान से भारत को प्रवेश कर, पाकिस्तान से भारत, पाकिस्तान से भारत आने वाला नागरिक व्यक्ति नागरिकता। आई बात समझ में? अब ये क्या है? 19 जुलाई 1948 है ना। अब इसमें क्या है, इसमें देखते हैं भाई, जब हमारा संविधान बन रहा था ना, जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, उससे पहले वो पाकिस्तान में रह रहा था। लेकिन जब हमारा पाकिस्तान और भारत का जब दो हिस्से में बटा था, है ना, ये पाकिस्तान आ गया, ये भारत हो गया, तो ये किसी को इस प्रकार अनुमान नहीं था, इसको विश्वास नहीं इतना था कि भाई हाँ पाकिस्तान और भारत तो अलग देशों में बटेंगे, है ना। सबको ऐसा थोड़ा ना लग रहा था कि हाँ भाई पाकिस्तान वाला दोनों एक रहेंगे, ये तो संभव था, लेकिन बहुत कम था कि हो सकता है बंटवारा। जब 1947 तक सबको ऐसा लग रहा था, 46 तक तो लग रहा था भाई नहीं होगा बंटवारा, क्योंकि कहने से कितना भी कहते लेकिन अलग तो नहीं हो सकता ना, ऐसी टाइम लगता अलग होने में। लेकिन फिर कुछ विशेष कारणों की वजह से पाकिस्तान और भारत दो अलग देशों में बंट गए, है ना, दो भाग हो गए। तब दोनों का अलग अलग भाग हुआ, तब कहीं जो पाकिस्तान में रह रहे थे उनको लगा कि नहीं मेरे लिए भारत सही है ना, कि हमारा जो एक जो जन्मभूमि है वो भारत से सही लगती है, तो वो चाहता है कि नहीं मैं भारत के अंदर जाऊंगा, है ना। लेकिन जब भारत के अंदर जाएगा तो वो ऐसा है नहीं अपना घर से निकला और यहाँ आ गया, वो संभव है नहीं। उनके बच्चे वगैरह भी हैं, सामान भी है, मतलब कि जो पशु पक्षी भी हैं, पशु भी है, पशुपालन भी करता है और खेती भी है। और जिसमें हमारा देश का बंटवारा होता है ना अगस्त के समय, उस समय खेती करते हैं, जैसे बाजरा वगैरह होते हैं, वहाँ पर और भी फसल खूब होती है ना। जब वो खेती करता है, वो खेती ऐसा तो ना खेती को छोड़ के आ जाएगा, छोड़ देगा फिर आ जाएगा, एक साल की खेती तो करेगा ना, वो भी करना चाहेगा ना। तो ऐसी बात ने जो ये निर्णय लेके कि भाई हमारा देश जब आज़ाद हो गया 1947 को, तो लगभग 11 या 1 साल का टाइम दीजिए जिसके अंदर वो अपना देश में परिवर्तन कर सकता है, चाहे वो उधर जाए चाहे इधर जाए, है ना। तब हमारे संविधान के अंदर क्या क्या कि भाई 19 जुलाई 1948 को हम तय करते हैं कि जो व्यक्ति पाकिस्तान में था वो भारत के लिए आया, उनको हम भारत का नागरिक
मानेंगे। ये आ गया, कुछ मतलब की समस्या थी जो पहले नहीं आ सका, यानी कि 1948 तक आ गया। और दूसरी बात, पहली बात ये शर्त थी कि 19 जुलाई 1948 को जब वो भारत में आया तो भारत का नागरिक कहलाया। आई बात समझे। और दूसरी बात ये कहता है कि 19 जुलाई 1948 के दिन, है ना, उस दिन या उसके बाद में जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है वो भारत का नागरिक कहलाएगा। उनके लिए कुछ शर्तें थी। क्या थी? शर्तें थी। अब सब क्या शर्त थी? पहली शर्त तो ये कि वह व्यक्ति भारत में भी जन्मा हो, या मान लीजिए उसके जैसे माता जन्मे हो भारत के अंदर, या उसके पिताजी भारत के अंदर जन्मे हो, या उसके दादी दादा है वो भारत के अंदर जन्मे हो, या फिर उसकी दादी है वो भारत में जन्मी हो, और या फिर उसके नाना जी है वो भारत में जन्मे हो, या फिर उसकी नानी है वो भारत में जन्मी हो। कुछ ना कुछ उसका जो संबंध भारत के रहा है ना, तब वो भारत का नागरिक कहलाएगा। और या फिर उसका कोई भी सदस्य 1935 जो हमारा जो अधिनियम लागू हुआ था, 1935 का अधिनियम, उस दिन, है ना, उसके अनुसार वो भारत का सदस्य के भारत के अंदर शामिल हुआ हो, भाई हाँ मेरे को भारत सही लगता है और मैं इसको लिए सही मानता हूँ, फिर वो क्या जाएगा, भारत का नागरिक हो जाएगा। आई बात समझ में। और भाई ये भी शर्त नहीं हो रही है मंजूर, कि नहीं नहीं ये भी नहीं हो रही है, तो फिर क्या करेगा? 19 जुलाई 1948 या इसके बाद में, इसके आगे एक दिन हो गया, अब मान लीजिए 20 जुलाई का आया हुआ, और उनके पास ये दोनों भी शर्त नहीं है, नहीं मेरे पास ये भी नहीं है, मैं तो कहाँ रहता था, मैं पाकिस्तान के जब उस उधर वाले साइड रहता था, कहाँ इंडिया बॉर्डर पर नहीं, इस साइड नहीं, यानी कि पाकिस्तान के क्षेत्र में देखा जाए पूरे के साइड नहीं, मैं पश्चिम में रह रहा था, वहाँ पर तो मेरे को किसी के नहीं तो माता जी का जन्म हुआ, नहीं पिताजी का हुआ, नहीं दादाजी थे, नहीं वहाँ पर दादी जी का जन्म हुआ है, नहीं नाना जी का इतना संबंध था, नहीं नानी जी का संबंध था इतना, मतलब कि भारत की बॉर्डर पर, तो वो कैसे मान लगे? तो ऐसा क्या उन्होंने कि भाई ये भी हो सकती है ना, तो इसके लिए एक विशेष व्यवस्था की कि 19 जुलाई 1948 के बाद के दिन जब वो भारत का आया, कभी भी भारत में आया है, और वो लगभग 6 महीने तक लगातार रह गया है, यानी भारत में रहा है, और फिर उसने अपना पंजीकृत करा दिया है, यानी कि उसने ये आधार कार्ड वगैरह पहले आधार कार्ड थे नहीं, है ना, अभी आधार कार्ड बना है, तो उसमें क्या पहले कुछ और भी जैसे पहचान पत्र थे वो उसने बनवा दिए हो कि मैं भारत का नागरिक रहना चाहता हूँ, तो वो बनाने के बाद में लगभग 6 महीने तक आगे, और है ना, लगातार सबको लग जाएगा हाँ ये भारत का नागरिक सही रूप से काम कर रहा है, चल रहा है, अच्छे काम कर रहा है, यानी इसके अंदर किसी प्रकार की देश के प्रति वो अलग भावना नहीं है, गलत भावना नहीं है, फिर उसको क्या नागरिकता मिल जाती है। ये कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 6 के माध्यम से, 6, है ना, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 ये कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों के लिए नागरिकता किस प्रकार होगी, है ना। भारत से पाकिस्तान को प्रवर्तन या पाकिस्तान जाने वाले, कैसे ठीक है, जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, ये दिख नहीं रहा ना, कोई बात नहीं, नागरिकता, ठीक है ना, एक बार लिख लीजिए साथ में, आप देख लो, लिख लो। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि भारत से पाकिस्तान जब कोई भी व्यक्ति, हमारा संविधान लागू होता है उससे पहले हमारे एक डेट तय की थी हमने, एक तारीख, है ना, 1 मार्च 1947। अब इस मार्च के बाद में हमारा संविधान मतलब कि देश आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारा संविधान सभा बनने लग गई थी ना नवंबर के टाइम, है ना, 9 नवंबर के दिन टाइम, नहीं दिसंबर में, तो हमारा संविधान सभा बनने लगी थी, संविधान बनना शुरू हो गया था, और ये सबको लग गया होगा कि हाँ हमारा देश आज़ाद होने वाला है ना। तो जब 1947 अगस्त में हमारा संविधान मतलब कि देश आज़ाद होता, तो मार्च जून जुलाई अगस्त सितंबर, सॉरी अगस्त, है ना, कुल मिला के 4 महीने पहले, 4 महीने पहले यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया, फिर उनको लग गया हाँ मेरे लिए जो ये देश आज़ाद हो रहा है, पाकिस्तान मेरे लिए बन रहा है, तो मेरी खुशी की बात है और मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, तो वो पाकिस्तान जाएगा, है ना। लग रहा है कि मेरा कुछ न कुछ समावेश से संबंध रहा है पाकिस्तान पे,
और वहाँ मतलब कि उसने गलती कर दी, वो यहाँ से चला गया, पाकिस्तान चला गया ना, फिर उसको एहसास हो जाएगा नहीं मेरे लिए भारत में वापस जाना चाहिए, वो ठीक है मेरे लिए, मेरा वहाँ ज़मीन वगैरह भी भारत के अंदर है, मैं गलती कर दी पाकिस्तान में आ गया है ना, किसी नेता के बहकावे के अंदर आ गया और मैंने गलती कर दी, आ गया यहाँ पर, लेकिन अब मेरे को वापस तो जाना चाहिए। भाई मान लीजिए इसने गलती कर दी और ये चले गया, अब इसके लिए जो भी भारत आता है उसके लिए कुछ विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, उसके लिए कुछ कानून से संबंधित कानून तो बनाने पड़ेगी। तो उन्होंने एक बात कही कि 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान चला गया और उसने आश्वासन दिया कि मैं भारत आना चाहता हूँ वापिस, तो उस पर वही कानून लागू होंगे जो अनुच्छेद 6 के अंदर भारत से पाकिस्तान से भारत को आप मतलब कि प्रोविजन करने वाला है, यानी कि पाकिस्तान से भारत आने वाले जो कानून उन पर लागू होते हैं वही कानून उन पर लागू होंगे। मतलब जब वो भारत में था, है ना, तो उसके जो माता पिता के यहीं के थे, दादा दादी नाना नानी कोई कोई यहीं से संबंधित थे, 1935 का शासन अधिनियम उन पर वहाँ पर लागू हुआ था, उन पर लागू होता है। जब वो था यहाँ पर था, और यहाँ से जब वो पाकिस्तान चला गया और वो जब वो वापस आता है तो उस पर वही कानून लागू 6 वाले, और फिर वहीं भी इसमें संबंधित नहीं था, यानी इन भी माता पिता नहीं थे, 1935 का अधिनियम उस समय ये नहीं जन्मा था, यहाँ पर नहीं थे, माता पिता जन्मे थे, और वह उससे पहले ये पाकिस्तान में था, है ना। कब 1935 का अधिनियम से पहले ये पाकिस्तान में थे, इनके पिताजी वगैरह सब पाकिस्तान थे, और इन्होंने गलती से भारत में आ गया था, कुछ रोजगार पाने के लिए यहाँ पर आया था, खेती वगैरह करने पर यहाँ पर आया था, और जब उनको लगा था नहीं देश आज़ाद होना चाहिए, है ना, सॉरी देश आज़ाद हो रहा, मेरे पाकिस्तान जाना चाहिए, वो पाकिस्तान चला गया, तब उनको लगा यार मैं इतने टाइम से भारत में रह रहा था, मेरा कुछ न कुछ संबंध रहा है, मेरे को ठीक लग रहे हैं, मेरे को पड़ोसी भी अच्छे लग रहे हैं ना, पाकिस्तान भी अच्छे लग रहे हैं, फिर वो वापस आएगा ना वापस, जब वापस आएगा उसके नहीं तो कोई वहाँ पर इनके माता पिता यहाँ थे, क्योंकि वो पहले पाकिस्तान का था, तो इन पर वही कानून लागू होगा जो 6 का अंदर। इसका मतलब ये है कि जो मतलब कि 6 महीने यहाँ पर लगातार रहेगा, फिर वो पंजीकरण कराएगा, और पंजीकरण कराने के बाद में 6 महीने बाद उसका जो यहाँ पर क्या बनेगा, नागरिकता का अधिकार मिलेगा, ये बात होगी। आई बात समझ में, ये चीज समझ में आनी चाहिए। और अब 8 नंबर का है ना, अनुच्छेद 8, ये क्या तक है ना हमारे, वो देखेंगे सारे। अनुच्छेद 8 क्या कहता है भाई, अनुच्छेद 8 यह कहता है कि भारत से भारत से अन्य देश में रह रहे हैं भारतीय नागरिक, ये भारत के नागरिक हैं और वो अन्य देश में रह रहे हैं, ये इसके संबंधित और बताते हैं। भारत के व्यक्ति अन्य देश में रहने पर नागरिकता, किसी ने कहा भाई संविधान सभा के अंदर कि हाँ जो हमारे भारत के जो सदस्य हैं, जो नागरिक हैं, को भारत के व्यक्ति हैं, और वो मतलब कि अमेरिका में रहते हैं, ब्रिटेन में भी रहते हैं, है ना, कई अन्य देश में रहते हैं, जो रोजगार करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री वगैरह है, कंपनी वगैरह वहाँ उनकी है ना, वो सारी बात करते हैं वहाँ पर है। और जब वो भारत के हैं, लेकिन एक बात है, आप बोल रहे हैं जब संविधान लागू हुआ था उस दिन भारत में थे या उससे पहले भारत में रहते थे, यानी काफ़ी लंबे टाइम से रह रहे थे, और उनके लिए वो नागरिकता कि वो भारत का नागरिक होगा। और ये तो इनके जो ये जन्मा भी अमेरिका के अंदर था, मान लीजिए इनके जो पिताजी वगैरह अमेरिका में बिजनेस करते थे, हाँ, तो वो जन्मा भी अमेरिका के अंदर था। अब नहीं तो इनकी जन्म स्थली यहाँ पर है ना, और माता पिता हाँ इसके अंदर है, लेकिन फिर भी लंबे टाइम से वहाँ पर रह रहा है, उसके लिए नागरिकता का लगातार बना रहना। भाई ये साथ क्या कह रहा है, पाकिस्तान मतलब कि पाकिस्तान से जब भारत में आ रहा था उसके लिए मतलब कि माता पिता यहाँ में जन्मे, वो पाकिस्तान की बात करा, लेकिन अन्य देश की बात नहीं करा ना। आई बात समझ, इसलिए यहाँ पर एक कानून अलग से हमको बनाना पड़ा। इसलिए ये कानून क्यों मतलब इसलिए बनाना पड़ा कि भाई भारत के जो अन्य देश अमेरिका में रह रहे हैं वो भारत की नागरिकता मिलेगी, और जब हमारा संविधान लागू था उस टाइम वो भारत में नहीं थे ना, और उनके माता पिता जी यहाँ पर थे, तो उसके लिए नागरिकता किस प्रकार रहेगी। तो संविधान सभा ने कहा कि हाँ इसके लिए नागरिकता लगातार बनी रहेगी, वो भारत का सदस्य है ना, और बाहर काम करता है, और कुछ समय के लिए गया था और वापस हो जाएगा। अभी 5-10 साल तक 20 साल तक लगातार वहाँ पर काम किया था, रह रहा था, और वो भारत का नागरिक हो जाएगा, वो भारत का नागरिक वो रहेगा। इसलिए भारत के जो व्यक्ति वो अन्य देश में रहने पर नागरिकता, उनकी नागरिकता बना रहना। आई बात समझ में, भारत से जो अन्य देश में रह रहे हैं उनकी नागरिकता वो लगातार बनी रहेगी, और किस प्रकार रहेगी ये मैंने आपको बता दिया।
उनके लिए कोई भी संविधान को लागू होने तक का कोई ना पर कोई प्रतिबंध है और ना किसी प्रकार वहाँ पर प्रतिबंध नहीं है। वो भारत थी और विदेश में काम कर रही है ना, इसलिए उनकी नागरिकता बनी रहेगी। आगे देखते हैं अनुच्छेद 9 क्या कहता है। 9 भारत से विदेश में रहने पर नागरिकता कर लेना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत से जो विदेश में रह रहे हैं ना, कोई भी व्यक्ति भारत का है और मान लीजिए वो अमेरिका अंदर रह रहे हैं, उनको लगा था वो अमेरिका में रह रहा है और ये वहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई मान लीजिए सुविधा अधिक दे रहे हैं या आप जैसे अमेरिका के नागरिक होंगे तो आपको हर चीज़ मिलेगी, है ना। पैसे में कहीं पर कोई खरीदारी करेंगे तो आपको पैसा भी कम लगेगा। जब इस प्रकार जब सुविधा देंगे तो वो उनको पता है मैं अमेरिका के अंदर रह रहा हूँ, वो नागरिकता अमेरिका की ग्रहण करने में अपनी इच्छा जाहिर करेगा, मैं अमेरिका की नागरिक ग्रहण करूँ क्योंकि मेरे को सुविधा मिल रही है ज़्यादा, है ना, अधिक सुविधा मिल रही है। जब ये बात वहाँ पर उसको समझ में आएगी मेरे को अमेरिका की नागरिकता ग्रहण करनी चाहिए, तब उसको स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्यागनी पड़ेगी, है ना। वो था भारत का और वहाँ विदेश पर रह रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, भारत की नागरिकता को त्यागना पड़ेगा, अपने स्वेच्छा से अमेरिका की नागरिकता निर्धारित कर रहा है ना, तय कर रहा है और उसका ग्रहण कर रहा है। इसलिए वो क्या करेगा, भारत से विदेश में रहने वाले की नागरिकता है वो अपनी स्वेच्छा से वहाँ पर ग्रहण कर लेता है, तो ये भारत की नागरिकता उनके लिए खत्म हो जाएगी। ये अनुच्छेद 9 इस बात का अध्ययन करता है। और अनुच्छेद 10 क्या कहता है? दस कहता है नागरिकता का बना रहना। क्यों? इसमें कुछ परिवर्तन भी आ सकते हैं कि नागरिकता किस प्रकार बनाना, संविधान में, संसद में वगैरह हर चीज़ की जो विधि होती हैं। और दस कहता है इनके सबके लिए जो नागरिकता किस प्रकार बना रहेगी वो अनुच्छेद अलग से हमने एक अनुच्छेद बना दिया है जिसके अंदर नागरिकता को हम शब्द जोड़ दिया है, यानी कि जो इसके लिए विशेष बात कर ली। किसके माध्यम से? अनुच्छेद 10 के माध्यम से। अब अनुच्छेद 11 क्या कहते हैं? संसद द्वारा किया जाना, है ना। 11 ये कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता में विधि द्वारा, है ना, जो संसद होती है ना वो अपने इच्छा अनुसार या अपने जो संसद होती है जो वो अपनी इच्छा अनुसार नागरिकता में विधि बनाकर, है ना, जो कानून वगैरह एक नियम अनुसार विधि बनाकर विनिमय किया जा सकता है, इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया जा सकता है ना। भी पाकिस्तान में भारत से पाकिस्तान आ रहे हैं उसको किस प्रकार नागरिकता दे रहे हैं, काफ़ी लेट टाइम से आ रहा है। जैसे 1976 के अंदर वो पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो वो लगातार भारत में रहेगा तो उसके वो कितने दिन तक भारत में रहेगा, उनको नागरिकता मिलेगी, किस प्रकार मिलेगी, इसमें कुछ ये परिवर्तन भी कर सकते हैं। कौन? ये संसद विधि द्वारा नागरिकता संबंधित कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 11 के माध्यम से ये बात कही गई है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपके लिए सारों के सारे कानून हो गए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप हम आगे शुरू करते हैं, है ना। आगे देखते हैं।
अब इसमें क्या है आगे देखते मौलिक अधिकार भारत के लिए और विदेश के लिए, है ना, भारतीयों के लिए। पहले देखते हैं भारतीय के लिए कौन कौन से ऐसे जो कानून है ना, ऐसे कौन से जो कानून है जो भारत के जो नागरिक हैं उनको मिलते हैं केवल। पहला कानून 15 अनुच्छेद 15। ये 15 केवल ओनली फॉर भारतीयों को मिलता है, ना कि विदेशियों को मिलता है ना। ये किसको मिलेगा? ओनली फॉर भारतीयों को मिलेगा। इसमें क्या है सर? इसमें एक बात है, धर्म, जाति, लिंग, है ना, धर्म, जाति, लिंग, जन्मभूमि के आधार पर भेदभाव नहीं करना, है ना, भेदभाव नहीं करना। आई बात समझ कि धर्म, जाति, लिंग ये क्या होता है, इसके बारे में आपको समझ में आया कुछ? देखिए समझिए, है ना। अभी एक लिंग एक जाति, इसमें मूल वंश जोड़ दीजिए एक और, है ना, मूल वंश सही रहेगा। मूल वंश इसमें ये भी दिया हुआ है, मूल वंश। एक तो मतलब कि भारत का कोई भी नागरिक है ना, अब जैसे धर्म के आधार मत, है ना, उसके धर्म का आधार उसमें किसी प्रकार भेदभाव नहीं किया जाएगा। और फिर जाति का आधार मत, वो किसी प्रकार की जात को हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जब वो भारत का है तो वो भारत का है। फिर लिंग, है ना, जो स्त्री है, पुरुष है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाभी वो लड़की है तो उसके लिए ये लड़कों के लिए अलग कानून बनाया जाए, लड़कियों के लिए अलग कानून बनाना चाहिए, ये सारी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भारत का नागरिक है। इसमें दोनों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। फिर जन्मभूमि, चाहे वो तमिलनाडु का है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में है, चाहे वो राजस्थान का है, चाहे वो हिमाचल असम का है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे चारों दिशा में से किसी दिशा का हो, जब इसके अंदर बीच के अंदर जब मध्य प्रदेश पड़ेगा, मध्य प्रदेश पड़ता है, इसमें अंदर चारों भी कोई किसी प्रकार का काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। जब कोई भी कानून लागू होते हैं तो इनके पास चारों कई दिशाओं का है, तो मध्य प्रदेश में कानून लागू होता है तो चारों के लिए समान होगा, है ना, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर मूल वंश, अब उसका वंश कौन सा है भाई, वो उस वंश से है, उस वंश से, है ना, ये उच्च कुल वंश है, ये निम्न कुल वंश है। अब इनके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? ये मान लीजिए एक व्यक्ति, ये व्यक्ति है ना, ये उच्च कुल का है, आप बात ध्यान से सुनेंगे, आपको किस प्रकार कम से कम आपको अधिकार तक प्राप्त होना चाहिए कभी, हाँ मेरे को अधिकार क्या मिला है। इसके लिए आप जब आपका किसी प्रकार के हनन होता है, आपके साथ कोई अत्याचार करता है, अन्याय करता है, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। यदि आपको खुद को भी नहीं पता होगा मेरा कानून वगैरह, मेरे क्या अधिकार मेरे को क्या अधिकार मिला है, मेरा क्या कर्तव्य बनते हैं, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होता है कि एक है मान लीजिए उच्च कुल का, क्या है? उच्च कुल का, और बी है वो निम्न कुल का है। कौन सा है? निम्न कुल का है। अब इसके अंदर क्या होगा? अब ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि इसको कुछ अधिकार मिले अलग और इसको कुछ अधिकार मिले अलग। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि ये किसी से मतलब कि धर्म, मान लीजिए कि ये मंदिर में जाता है, इनको ये अधिकार मिला है या इनको अधिकार नहीं मिला है, ये भी नहीं होना चाहिए। सब बरोबर है ना। ये भी किसी होटल में खाना खाता है उच्च कुल का, तो उस जगह पर ये भी बैठ सकता है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक सारी की सारी इसके अंदर बात की गई है, लेकिन किसी को पता है नहीं है ना, ये पता होनी चाहिए। आपके साथ इस तरह कोई अन्याय करता नहीं, आपको होटल में निषेध है, आप नहीं आ सकते नीचे कुल के हैं, और आप मंदिर में नहीं आ सकते नीचे कुल के हैं, तो इस प्रकार कानून ये लगेगा, है ना। आप मतलब कि मूल वंश के आधार में आपके साथ किसी कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। आप जन्मभूमि कहीं के हैं तो भी आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं आप तमिलनाडु के हैं और जम्मू कश्मीर की होटल में आप नहीं रह सकते, ऐसा आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। अब तो वहाँ पर ज़मीन भी खरीद सकते हैं, रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है।
फिर लिंग के आधार मत थे, चाहे आप स्त्री है पुरुष है, ऐसा नहीं है वहाँ पर स्त्री वो काम नहीं कर सकती है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। जो नौकरी के अंदर होता है, सरकारी नौकरी के अंदर, वहाँ उस नौकरी पर स्त्री नहीं जा सकती, सारी के अंदर स्त्री जा सकती हैं, पुरुष जा सकते हैं, दोनों के अंदर बराबर अधिकार मिला है। आई बात समझ में? ये होता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन इनमें विदेशों को नहीं प्राप्त है। क्यों? धर्म का नाम विदेशों को नहीं प्राप्त है कि भाई उनको समान नहीं समझा जाएगा। और जाति, अब वो विदेश में विदेश के हैं, लेकिन जाति में कुछ फर्क है, उनको बरोबर क्यों अधिकार मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। और लिंग, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, लेकिन भारत के स्त्री और पुरुष, उनके स्त्री और पुरुष दोनों में अंतर होगा ना। वो विदेशी है, ये भारतीय है, जिसको इसका ऐसा अधिकार मिलना चाहिए, उनको ऐसा अधिकार नहीं मिलेगा ना। अब जैसे सरकार कोई योजना निकालती है, अब गेहूँ देती है, तो विदेश वाला आके बोल देंगे कि हमको भी गेहूँ दीजिए, तो कौन सा गेहूँ देगा? कोई गेहूँ नहीं देगा ना। है बात आती है। विदेश वाला आके बोल देगा कि नहीं, हमको जाति का आधार, लिंग का आधार, हमारी जन्मभूमि के, मतलब कि हम कहीं के हैं, कोई इसमें आप बोल ही नहीं, भेदभाव नहीं करें। ये जन्मभूमि क्यों जोड़ी है, मूल वंश क्यों जोड़ा है? क्योंकि ये भारतीय का ले हैं। अब लिंग वो हो गया भाई, स्त्री पुरुष दो ही होते हैं, और कहीं होते नहीं है। अब जाति हो गई, जाति के अंदर किसी प्रकार जाति हो सकती है, धर्म कोई भी हो जाए, तीनों भी विदेशों के लिए लागू हो सकते हैं, लेकिन ये लागू नहीं होगा, जन्मभूमि और मूल वंश। आई बात में? इसलिए इन तीनों के आधार में बात की जाए तो वो भेदभाव नहीं कर सकता ना। लेकिन ये जब साथ में जुड़ गए, जन्मभूमि इसलिए जोड़ा ताकि विदेशियों के लिए भी कुछ परिवर्तन किया जा सके, अंतर हो सकते हैं। उनको इस प्रकार गेहूँ नहीं मिलेंगे, केवल भारतीय के मिलेंगे गेहूँ। आई बात समझे? आगे देखते हैं। ये मतलब कि बात करता सरकार की तरफ से योजनाएं मिलती हैं, उस बारे में बात है। बाकी ऐसी, इसको मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये आम बात होती है ना, हर किसी किसान को, जो गरीब होते हैं उनको ये मिलते हैं, इसलिए बात करें इसके बारे में। और अनुच्छेद 16, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ना आप। अब 16 में क्या होता है? लोक निर्माण के अंदर सबको बराबर अधिकार मिलना, है ना। लोक नियोजन में समान अधिकार। अब बात देखिए, लोक नियोजन यानी कि जो भारत के अंदर जो पुलिस की स्टेट की जो नौकरी मिली है ना, जो भर्ती आई है, अब विदेश वाला आके बोल देगा नहीं, हम साहब हमको भी नौकरी दीजिए, है, इसलिए उनको ये अधिकार नहीं मिला ना। लेकिन लोक नियोजन के अंदर भी, नौकरी के अंदर उनको अधिकार क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो विदेशी या ये भारतीय हैं। भारतीय तो उसके अंदर शामिल हो सकते हैं, लेकिन विदेशी नहीं हो सकते। मान लीजिए पाकिस्तान आके वो बोलता है कि साहब मेरे को भी नौकरी चाहिए, मैं इसके अंदर शामिल हो सकता हूँ, वो पुलिस का फॉर्म भरता, फिर ऐसे जासूसी करेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा ना, है ना। ये उसको लिए कानून नहीं दिया गया है। और फिर आता है अनुच्छेद 19। स्वतंत्रता, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। इसके अंदर एक विशेष 7 प्रकार की और जो होती है स्वतंत्रता होती है ना, 6 प्रकार की, है ना। इसके अंदर और 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। इसके अंदर और अलग है स्वतंत्रता, जैसे बोलने का अधिकार, कहीं पर रहने का अधिकार, घूमने का अधिकार, ये सारा अधिकार इंडियन को प्राप्त है, विदेशियों का नहीं है ना। जो सरकार के प्रति आवाज़ उठा सकते हैं, केवल भारत के उठा सकते हैं, विदेश का नहीं, है ना। पाकिस्तान का जो कोई भी व्यक्ति होता है वो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो भारत के विरोध में, जैसे अभी सरकार है, सरकार का विरोध कर सकता है, ऐसा वो नहीं कर सकता, उसको ऐसा अधिकार नहीं है। ये अनुच्छेद कौन कहता है? ये अनुच्छेद कहता है। इसलिए अनुच्छेद अधिकार है वो मतलब कि विदेशियों को नहीं दिया गया है। आई बात समझ? विदेशियों को किसी प्रकार का हक नहीं मिलता, वो आके हम यहाँ पर कोई इसी प्रकार की आवाज़ उठाएं और सरकार के प्रति कोई हिस्सेबाजी नहीं पाए। ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। अब अनुच्छेद 20 क्या कहता है? 20 विदेशियों को प्राप्त है, 21 भी प्राप्त है, और 22 भी प्राप्त है, 23 भी है, 24 भी है, 25 भी है, 26 भी है, 27 भी है, 28 भी है, लेकिन 29 30 नहीं है, है ना। 29 30 नहीं है, ये 29 इसको प्राप्त है। अब 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए सुरक्षा का काम। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा यानी आरक्षण, है ना, वही बात होती है, सुरक्षा का काम।
ये ऑन फॉर भारतीयों को मिला है। अब अलग से मान लीजिए कि कोई 20-25 पाकिस्तान के किसी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो उनके लिए कोई विशेष काम थोड़ी होगा ना, चाहे कैसे भी हो, उनके लिए सरकार की हर योजना है उनको थोड़ी मिलेगा। अब अब अल्पसंख्यक के लिए सुरक्षा का मतलब ये होता है, आरक्षण का मतलब ये होता है जितने जो आम व्यक्ति को मिलता है उससे अधिक उनको हक मिलना चाहिए। अब पाकिस्तान या कोई भी विदेश के यहाँ पर रहता है, उनको भैया भारत के इनको इस मतलब अधिकार ज़्यादा थोड़ी मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो ये जो अनुच्छेद है वो मतलब कि विदेशियों को भी इसके अंदर शामिल नहीं किया है कि भाई नहीं आप है ना विदेशी है, ठीक बात है, लेकिन आपको इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, तो इसलिए उनको शामिल नहीं किया है। फिर अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 के अंदर वही बात है ना। इसी प्रकार अनुच्छेद 30 है वो भी मतलब कि क्या है, पाकिस्तान यार को नहीं दिया है ना। अब कि भाई शिक्षण संस्थान ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान के हैं वो ऐसे यहाँ पर कोई ऐसे शिक्षण मतलब कि शिक्षण संस्थान खोल सकता है, या फिर अमेरिका का है कोई शिक्षण संस्थान खोल सकता है, ऐसा कोई नहीं है। चीन का है यहाँ पर शिक्षण संस्थान खोल सकता है, नहीं खोल सकता। शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार जो कमजोर होते हैं ना उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था, कमजोर के लिए आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था, है ना, ये बात है। अब क्लियर है ना। आगे देखते हैं अब पाकिस्तान को कौन कौन से अधिकार मिले हैं। पाकिस्तान के लिए देखते हैं, पाकिस्तान को अधिकार मिला है वो 14, है ना, अनुच्छेद 14। इसके अंदर क्या है, विधि के प्रति सब समान, कानून होता है, कानून के प्रति सब समान है। इसको भी जैसे भारतीय के कानून साम बराबर मिला है, उनको भी विदेश में तो कानून मिला है। इनकी जो कोई भी काम गलत काम करते हैं तो उसके लिए बराबर सजा मिलेगी। ऐसा नहीं वो पाकिस्तान वाला उनको वो बोलता है कि नहीं नहीं हमको तो ऐसा अधिकार ही नहीं है, हम तो घूम सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को गाली गुजर कर सकते हैं, यार पुलिस वाला घुमा के देंगे 2 साल, याद आ जाएगा किसने अधिकार मिला है। इस प्रकार सब जो अनुच्छेद 14 के अंदर सब समान है। विधि के अंदर जो भी कानून बनते हैं ना, कानून के अंदर हर व्यक्ति जो भारत का हो विदेश का हो उनको सब बराबर मतलब कि समान है। यानी कि कोई भी जब ये भी गलत काम करेगा भारत का, और पाकिस्तान भी जो कोई भी व्यक्ति गलत काम करेगा, और कोई भी विदेश का जो अमेरिका का गलत काम करेगा, चीन का गलत काम करेगा, तो उनको सबको क्या बराबर अधिकार मिलेगा, नहीं सॉरी सजा मिलेगी, है ना। यहाँ पर जो पाकिस्तान भाई मान लिया अमेरिका जो चीन के यहाँ पर क्यों आएंगे, क्योंकि वो अपना व्यापार करने के लिए आएंगे। व्यापार करेंगे, यदि व्यापार के अंदर कुछ गड़बड़ करेंगे, है ना, कुछ गलत काम करेंगे, व्यापार में कुछ बढ़ोतरी करेंगे, घटाएंगे, तो उसके अंदर जो सजा मिलेगी वो बराबर सजा मिलेगी, है ना। भारत को हो चाहे पाकिस्तान को हो, चाहे चीन का हो चाहे अमेरिका का हो, उनको सजा बराबर मिलेगी। यानी कि कानून के प्रति सब क्या है, समान है। आई बात समझ। विधि के समक्ष सम्मान, ऐसी बात नहीं है वहाँ पर उनको अधिकार नहीं, साहब हम तो स्वतंत्र है ना, मतलब कि हम तो भारत का ही नहीं, हमारे साथ हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई नहीं होता है वहाँ पर लागू कानून। यहाँ पर कि भैया कुछ भी हम काम कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कुछ भी करते हैं, ये ऐसा संभव ही नहीं है, सोच भी नहीं सकते वो कि हम ऐसे कर सकते हैं। अब 14 आ गया, फिर 15 उसको मिल गया, है ना, और 16 उनको मिल गया, फिर 17 हो गई, 18 हो गई, 19 हो गई, 20 आता है ना। अभी क्या है 17-18 वो सेम ही, इतनी विशेष बात नहीं है, इसलिए भारतीयों को दिए गए, इसलिए इसके अंदर हम चर्चा नहीं की थी ज़्यादा। अब ये है ना अनुच्छेद है ना, ध्यान रखना। 20 में क्या है, अपराधों के लिए संरक्षण और कुछ निरोध का अधिकार, है ना, अपराधों के लिए। अपराधों के लिए संरक्षण, है ना। अपराधों के लिए अनुच्छेद 19 क्या कहता है भाई, 14 होगा विधि के प्रति सब समान है ना, मतलब कि समान है ना। अब अपराध यदि कोई अपराध करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, कोई भी गलत काम करता है ना, उसके लिए क्या है, हाँ है ना, अपराधों के लिए दोष,
सिद्धि के संबंध में समान, है ना, समान, या हम कहते हैं संरक्षण, यानी कि जो सुरक्षा करने का जो काम आता है, सुरक्षा कह सकते हैं, संरक्षण कह सकते हैं, है ना, समान कह सकते हैं, ये फिर इसे हटा के संरक्षण कर दीजिए, ठीक रहेगा, संरक्षण। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें बात ये है कि कोई भी अपराध करता है ना, कोई भी गलत काम करता है, अब उसके मान लीजिए किसी ने, कोई भी सदस्य मतलब कोई भी व्यक्ति है, वह उस दूसरे ने कुछ गलत काम किया है, और मान लीजिए कोई अमेरिका के यहाँ पर रहता है और उस बेचारा वो इसके अंदर चपेट में आ जाता है, उसको मतलब फालतू के अंदर पकड़ लेते हैं, हो सकता है गलती, अब कहीं पर वो दिखता हो, उसने इसने गलत काम किया, गलत काम करके ये भाग गया, पता नहीं है कहाँ का, पाकिस्तान का, चीन का है, ये फिर बात का है ना, ये भाग गया और अमेरिका का बेचारा का यहाँ रह गया ना, फिर वो यहाँ पर पकड़ा गया ना, तब उसको क्या काम है, वो अपना जो कुछ अपना दस्तावेज रख सकता है कि भाई नहीं, मैंने ये यहाँ पर जो चोरी होती है कि भैया इस मकान में मैंने चोरी नहीं की है, नहीं की ना। अब चाहे भी कैसे भी आप मान लीजिए, वो पता नहीं वो कहाँ का था, पाकिस्तान का था, चीन का था, या फिर भारत का भी हो सकता है ना, उसने चोरी की है, नहीं मेरे के देश में हाथ ही नहीं है भाई, मैं तो इस होटल के आके बैठा हूँ, आके मतलब कि खाना वगैरह खाया हूँ, अब मेरे इसमें क्या गलती है, तो उसको अपना नहीं, अपना जो दस्तावेज है वो रख सकता है। ऐसी बात नहीं जो विदेश का है और उनको ये बोलने का अधिकार नहीं है कि आप गलत नहीं है तो भी अपना कोई नहीं रख सकते हैं दस्तावेज, आप दिख गए पकड़े गए तो पकड़े गए, ऐसी बात नहीं, उनको अपना बोलने का भी अधिकार है, मतलब वो बोल सकता है भाई नहीं मेरे को, मैं मतलब कि निर्दोष हूँ और मैंने ये गलत काम नहीं किया है, और अपना कुछ सबूत भी रख सकता है। ये सारे काम कौन सा अनुच्छेद 20 यहाँ पर लागू होता है। ये मतलब कि विदेशों को किस लिए क्यों दिया है, क्योंकि ये इसलिए दिया गया, यदि वो बेचारा कोई गलती से उससे हाथ से काम हो जाता है ना, वो मतलब कि गलती से उस काम किया नहीं है, फालतू के अंदर उसको पकड़ा जाता है, भूल में ऐसी पकड़ हो सकती है भाई, दूसरे ने काम किया वो पकड़ा जाता है तो उसके लिए मतलब कि छोड़ना भी जरूरी होता है, इसलिए वो अपना बोल सकता है, चाहे वो विदेश का हो चाहे भारत का हो, इसके लिए हमें ये बात नहीं होती है लागू। अभी किस क्या कहता है अनुच्छेद 21, अब देखिए ये दो तो ठीक है ना, अब 21 वाला बताता है, उससे पहले एक बार और सोच लीजिए, विधि के समक्ष समान है और अपराधों के लिए भी मतलब कि दो सीधी के संबंध में संरक्षण है, एक बार ये देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, है ना। अब 21वां ध्यान करते हैं, 21वां काम शुरू करते हैं, 21वें में क्या दिया गया है ना, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता, यानी प्राण। अब इसके अंदर ये बात है, कोई भी व्यक्ति अपने जो उनके लिए आत्मा तो उसके अंदर होती है, उसका पीड़ा तो उसको भी होती है भाई, दर्द तो होता है ना, इसके अंदर भी सजा मिलती है, इसके अंदर उसको किसी को बेचारे को कूटते हैं ना, ठोका पिंची करते हैं, लड़ी झगड़ा होता है, तो बेचारा वो बीच में अंदर आ जाता है, तो उनको ये अपनी प्राण की सुरक्षा करना तो उनका अधिकार है भाई, है ना अधिकार, चाहे विदेश का हो चाहे भारत का हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, यदि वो निर्दोष है तो अपने प्राण के प्रति वो इच्छा जाहिर कर सकता है। और दैहिक स्वतंत्रता अपने पर्सनल हो सकती है लाइफ, जैसे आप मोबाइल ले लीजिए ना, मोबाइल के अंदर आप कोड वगैरह होते हैं, तो ऐसा कोई भारत का किसी को ऐसा अधिकार नहीं है कि वो उसका कोड वगैरह देखे, भारत का जैसे कोई भी है ना उसके मोबाइल वगैरह चेक करे, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है वो चेक करे कि आपके अंदर क्या है ना, हर चीज़ उससे चेक करने का अधिकार नहीं है, केवल जो सरकारी कर्मचारी है तो वही चेक कर सकता है, हर कोई उसको अंदर चेक नहीं कर सकता, लेकिन वो उसका शक होने पर वो चेक करते हैं, ऐसी विशेष बात नहीं चेक कर सकता जो पर्सनैलिटी होती है वो चेक करे, ये ऐसा नहीं कर सकते, है ना। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अब अनुच्छेद 22 21A है ना, अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार, अब इसमें क्या होता है, चाहे वो विदेश का भी कहीं नहीं हो, उनको भी पढ़ने का अधिकार तो है ना, वो पढ़ सकता है ना, भारत के अंदर वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है, इसके अंदर ये कानून उसको दिया गया है, आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, जो जो शिक्षा भारतीयों को मिलेगी वो शिक्षा आपको भी मिल सकती है, आप पढ़ सकते हैं, ये अनुच्छेद 21A कहता है ना, उनको इसलिए उनको भी अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22,
संबंध में संरक्षण। अब ये कहता है कुछ अपराध। अब अनुच्छेद 22 ये कहता है कुछ अपराध होता है ना, किसी गलती से हो जाता है, किसी के अंदर अपराध हो जाता है, उसके लिए संबंध में संरक्षण तो होता ही है ना, कुछ उनको भी हक मिलता है, दोनों के लिए लागू होता है ना। कुछ अपराधों के संबंध में कुछ अपराधों कुछ अपराधों को निरोध है ना, निरोध है, निरीक्षण है ना, कुछ अपराधों के निरोध है, निरीक्षण। एक बात सोच लीजिए। अच्छा, कुछ मामला होगा, मैंने सोचा क्या होगा, कुछ मामलों में गिरफ्तारी। सही है, गिरफ्तारी व निरोध के खिलाफ, अब सही है, खिलाफ संरक्षण। अब ये क्या होता है भाई, कुछ मामला गिरफ्तारी, ऐसे मान उससे कोई गलत काम हो गया है ना, उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। फिर निरोध है ना, अपना जो पूछ सकता है, हाँ मेरे से ये क्यों काम, मतलब किस प्रकार हुआ था, वो अपने सबूत भी जुटा सकता है, वो मतलब कि निरोध, उनके खिलाफ संरक्षण मांग सकता है ना। ये बात उसके भी लागू होती है, चाहे भारत का हो चाहे विदेश का हो, इसमें कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। कुछ मामला में गिरफ्तार भी कर सकते हैं, और निरोध के लिए खिलाफ वो संरक्षण की भी मांग सकता है। वो हो गए 22। और अनुच्छेद 23 क्या कहता है, अनुच्छेद 23 यही बात करता है कि बलात्सरम। इसका मतलब व्यक्ति ये है कि जो कोई बच्चा है, कोई गरीब व्यक्ति है ना, और सॉरी गरीब क्या है, जो इसकी उम्र 18 साल से कम है, तो उनको उसे काम करने का अधिकार नहीं है ना, वो काम नहीं कर सकता, वो बेचारा, उसकी उम्र पढ़ने की है, चाहे भारत का हो चाहे विदेश का, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो पढ़ तो भी वो भी सकता है, वो उसको काम करने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, चाहे किसी भी व्यक्ति हो, किसी भी देश का हो। ऐसा थोड़ा ना है कि भी पाकिस्तान का बेचर के हाँ ने कोई भारत वाला कोई बोलेगा नहीं तूने इतना बोले कि हमारे साथ अन्याय किया है, तुम्हारे देश ने इतने युद्ध लड़े हैं, इतने सारा कुछ हो गए, आपको जल्दी काम कीजिए, हमारे ये चुकाना पड़ेगा हाल का, तो फिर क्या आप काम कीजिए, उनको अधिक काम भी नहीं करा सकते, है ना। वो बच्चा है तो बच्चा है, उसके लिए जो सबके लिए बराबर कानून लागू होता है। ये हो गए 23। अब 24 क्या कहते हैं, 24 ये कहता है कि बलात्सरम, सॉरी मतलब कि जो बच्चा होता है, जो बलात्सरम होता है, उनको क्या अधिक वजन भी नहीं उठाने देंगे, कि जो ये बच्चा है, बच्चे का ऐसा नहीं है कि भी जो 20 साल का व्यक्ति होता है, 21 साल का होता है व्यक्ति है ना, वो जितना वो वजन ले जाता है, उतना वजन जो 14 साल का बच्चे के ऊपर नहीं हम ढो सकते। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 23 24 कहता है कि जो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते, और उन पर अधिक काम का मतलब कि थोप नहीं सकते। किसी होटल में रहता है कोई बच्चा, तो उनको ऐसे प्रकार नहीं है, जो काम 20-22 साल का करता है उसको जितना उतना काम केवल उनको 14 साल के बच्चों को दे दे, ये ऐसा संभव नहीं है, आप ऐसा नहीं करते। यदि कहते हैं ये कानून के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, अनुच्छेद 24 के तहत, है ना। तो ये पाकिस्तान का भी क्यों नहीं हो, जो बच्चा है उनके साथ आप ऐसा अन्याय नहीं कर सकते हैं, ये हमारे अनुच्छेद 24 कहता है। पहली बात है 23 तक कहता है उनको काम भी नहीं कराना है, 24 कहता है कि उसको अधिक मतलब कि वजन भी आप उसके साथ नहीं ढो सकते। कितना खतरनाक कानून है, आप सोचिए, सबके लिए समान है, ऐसी हमारे देश की भावनाएं हैं, है ना। हम कितना मतलब कि विदेशी को लेके अपना समझते हैं, और कितना उनके लिए अच्छा काम करते हैं। हम कानून के अंदर उनको इतना मतलब कि दे दिया है मतलब हिस्सा कि आप भी इस पर शामिल हो सकते हैं ना, शामिल हैं। यदि कोई इंडिया कुछ गलत, जो इंडिया के कोई जैसे कोई होटल के जो अधिकारी होते हैं वो गलत काम करते हैं ना, वो गलत कदम उठा लेते हैं, बच्चे को रख लेते हैं, तो उसके ऊपर भी कानून लागू होता है ना, उनको सजा होती है, उनको जेल होती है। लेकिन विदेशी को मतलब कि बच्चा को सुरक्षा मिलती है, क्यों, बच्चा तो बच्चा ही होता है। अन्याय मतलब कि किसी दुश्मनी हो जाए, किसी देश से हो सकती है, लेकिन बच्चे के साथ नहीं हो सकती ना। आई समझ में, ये बात होती है। तब इसे हो गया। फिर देखिए 25 से लेकर 28 तक बात आती है धर्म से संबंधित। क्या आती है, धर्म से संबंधित। अब 25 से लेकर 28 तक क्या है कि सभी धर्म के लोग एक समान हैं। अपना जो 25 में कहता है धर्म को वो प्रचार कर सकता है, हाँ, वो किसी धर्म को 25 में धर्म को मान सकता है, 25 में प्रचार कर सकता है ना, किसी वो संस्थाएं कर सकता है। 27 के अंदर, 28 के अंदर, अब इसके अंदर वो मतलब कि धर्म का प्रचार कर सकता है, और कुछ भी काम कर सकता है, धर्म को अपना सकता है,
हर काम कर सकता है धर्म के संबंधित, लेकिन उनको दोनों का अधिकार है, चाहे भारत का हो चाहे विदेश का हो। वो धर्म को भी अभी वहाँ आपका यहाँ आकर जैसे विदेश का यहाँ का धर्म परिवर्तन करना चाहता है वो कर सकता है ना। अब जैसे एक धर्म का जो प्रचार करता है उनका यहाँ पर कोई धर्म के संबंधित है वो साथ में शामिल हो सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे विदेश का भी क्यों नहीं हो। तो धर्म से संबंधित क्या है, उनको स्वतंत्रता मिलती है। आगे समझे, ये हो गया क्लियर। और अब आते हैं कि कुछ जो नागरिक होते हैं, जैसे भारत के नागरिक हो गए, विदेश के नागरिक हो गए, कुछ अन्य देश के नागरिक हो गए, है ना, कोई राज्यविहीन नागरिक हो गए, और कुछ मतलब कुछ ऐसे होते हैं शरणार्थी नागरिक हो गए। उनको सबको और किस प्रकार का अधिकार मिलते हैं उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वाला कभी पीछे नहीं रहता है। आई बात समझ। थैंक यू।